हेलो दोस्तों, मैं लोकु जायसवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लोकुस इंस्पायर इंडियन पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं शानदार ज़बरदस्त होंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं। मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा काम था और संगम नगरी में है तो आप जान ही सकते हो, महाकुंभ चल रहा है। बाकी चलिए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसे हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। तो पहला चरण जो है आज हम उसकी शुरुआत करेंगे, नरमपंथी या उदारवादी चरण के नाम से हम इसे जानते हैं। तो हमने देखिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हमने छठा अधिवेशन तक हमने पढ़ा था 1890 में, कलकत्ता फिरोज शाह, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। आज हमारी क्लास यहाँ से कंटिन्यू होगी। और एक बात और है आप लोगों से कि क्लास देखिए भी, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने विचार भी व्यक्त कीजिए कमेंट के माध्यम से, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। और कोशिश हमारी है कि हमारे जो नोट्स हैं, इस नोट्स का फ़ायदा सबको मिल सके, क्योंकि ऐसे नोट्स जल्दी बना नहीं पाते हैं लोग। क्या है ना कि यूट्यूब पे भटकते रहते हैं और नोट्स इतना तार्किक रूप से बनाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसको पा रहे हैं तो इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए बात करते हैं नरमपंथी, उदारवादी या गर्मपंथी या उग्रवादी। तो आज हम बात करेंगे जो प्राथमिक चरण है हमारा, वो नरमपंथी या उदारवादी लोगों का चरण है। ये लगभग 20 साल तक चलता है। आप देखेंगे कांग्रेस की स्थापना से लेके लगभग बंगाल विभाजन तक इन्हीं लोगों का दौर होता है। नरमपंथी मतलब होता है ऐसी विचारधारा को मानने वाले लोग जो प्रार्थना पत्र या बहुत ही नरम रवैया सरकार के प्रति अपनाते थे और उनसे बस रिक्वेस्ट करते थे कि हमारी चीज़ें हो जाएं। तो आप देखेंगे कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो उसमें जो भी अध्यक्ष बनते हैं उनका ये रवैया रहता है सरकार के प्रति या ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति कि हमारा अनुनय विनय का जो स्थिति है कि हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं। इनका मानना होता था संवैधानिक दायरे में रहकर ही सारी चीज़ें करा सकते हैं। तो इस विचारधारा में देखिए नरमपंथी विचारधारा, पहले आपको यह जानना जरूरी हो जाएगा इसके नेता कौन कौन थे। तो नेता इसके जो थे, दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ देखिए मैंने क्रम वाइज लगा दिया है। दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी ये हो गए। 1 मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। दादा भाई नौरोजी हो गए और यहाँ आप देख सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले हो गए और यहाँ आपको फिरोज शाह मेहता दिख जाएंगे। तो चारों दृश्य मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये नरमपंथी नेता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता नहीं है। इनमें से 3 का नाम दे दिया जाएगा, एक किसी और का नाम दे दिया जाएगा, गर्मपंथी या क्रांतिकारी किसी का नाम दे दिया जाएगा, आप उसको चुनना होगा। तो आप ये 4 नाम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी जो विचारधारा थी आवेदन प्रतिवेदन की नीति की विचारधारा थी, अर्थात ये रिक्वेस्ट एक हिसाब से करते थे कि ऐसा आप करिए, हमारे लिए सुलभ है। इनका मानना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बगावत नहीं कर सकते हैं, उनसे आँख से आँख मिला के बात करने पे हमारा लाभ नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि आगे चलते हैं तो इसमें क्या है, 1 मिनट। नरमपंथी नेता आवेदन प्रतिवेदन अथवा प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र आदि माध्यमों से अपनी मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे, अर्थात ये शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर राजनीतिक रियायतें प्राप्त करना चाहते थे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, आप पहले क्लास अगर देखे होंगे, आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछला क्लास जाके देखिए। 4-5 वीडियो हो चुके हैं और पूरा पढ़ाया जाएगा। आपको लिंक करने में सहजता होगी तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछला क्लास जाके आप देखिए। तो इन्होंने प्रार्थना पत्र के माध्यम से, स्मरण पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी मांगें रखते थे और शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर राजनीतिक रियायतें पाने का सफल प्रयास करने की कोशिश करते थे, लेकिन हमेशा असफल ही रहते थे। अब यहाँ आते हैं,
एक मिनट। जो नरमपंथी नेता थे, आप देखेंगे इनकी जो है जनता से दूरी बहुत ज़्यादा थी। इनका जो मानना था बेसिक, चलिए हम आपको बता ही देते। जो बेसिक इनका सोच था, इनका मानना था कि हमारी जो जनता है ना, ये राजनीति वजनीति के बारे में कुछ जानती नहीं है, ये अपना पेट भर लें वही इम्पोर्टेंट है। तो इनको इतनी समझ नहीं है कि ये राजनीतिक तौर पर एक्टिव हो सके। तो ये बात सही भी था। उस समय जो जनता थी, गरीब जनता, वो ये सोचती थी किसी प्रकार पेट ही भर लें यही इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर उतनी राष्ट्रीयता की भावना रहती नहीं थी। बाद में देखेंगे धीरे धीरे विकास होता और आम जनता भी भाग लेना शुरू कर देती है। अंत में जाके यही जब संपूर्ण जनता मिल जाती है तो भारत को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल निभाती है। तो नरमपंथी नेता जनता में विश्वास नहीं करते थे और जनता में इनकी एक निश्चित दूरी बनी हुई थी। जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ तस्वीर लगी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आबादी का अधिकांश अज्ञानी है। तो मतलब जो आबादी है प्रेजेंट टाइम में, उसमें से अधिकांश लोग अज्ञानी हैं, सनातनी भावों से चिपका हुआ। सनातनी का मतलब यहाँ हुआ कि वह पुरानी विचारधारा से चिपका हुआ है और तथा किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति न केवल उदासीन है बल्कि उसे समझता भी नहीं है। इनका ये मानना था कि जो हमारी जनता है वो अज्ञानी है, सनातनी भाव से मतलब पुराने विचारधाराओं से, कुंठित मानसिकता से चिपका हुआ है और इनको कुछ बताने से बढ़िया है कि हम ही रिक्वेस्ट करके सारी चीज़ें गवर्नमेंट से करें। तो ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि आबादी का अधिकांश अज्ञानी है, सनातनी भावों से चिपका हुआ तथा किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति न केवल उदासीन है बल्कि उसे समझता भी नहीं है। तो ये किसका कथन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का। कैसे नेता है? तो यह नरमपंथी नेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरमपंथी नेताओं को ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। अब चूंकि देखिए जनता में विश्वास था नहीं, तो ये चाहते थे कि हम इनकी न्यायप्रियता में विश्वास रखें, हम रिक्वेस्ट के माध्यम से अपनी सारी चीज़ों को मंगाएं। जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपनी पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग, तो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, पूछेगा क्वेश्चन बना के कि ए नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पहला क्वेश्चन तो यही याद रखिए। तो ए नेशन इन मेकिंग इसमें लिखते हैं इन्होंने कि इंग्लैंड से हमें पथ प्रदर्शन की आशा है। इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है। इनका मानना था कि जो राजनीति की समझ है वह समझ जो है इंग्लैंड के जरिए ही हमें आ सकती है। तो और इनकी जो मूल अवधारणा थी, इनका क्या मानना था, उसके बारे में हम नीचे भी आपको बताएंगे। तो इंग्लैंड से हमें पथ प्रदर्शन की आशा है, इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है, यह किसका कथन है पूछ लिया जाएगा तो आप बताएंगे यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का कथन है। किस पुस्तक में लिखा गया? तो ए नेशन इन मेकिंग में इसको लिखते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए, नरमपंथी नेता भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में निर्मित करना चाहते हैं। चूँकि आधुनिकता एक हिसाब से हमसे कई गुना आगे थे अंग्रेज, उनकी विचारधारा भी, मतलब हम लोग की विचारधारा ऐसी नहीं है गड़बड़ थी, लेकिन हम लोग कुंठित हो चुके थे। हम लोग अपने मिसाइल में फंसे हुए थे, अपने समस्याओं में फंसे हुए थे, उससे ऊपर रह के सोच ही नहीं पाते थे। तो नरमपंथी नेता भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में निर्मित करना चाहते थे। जैसा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपनी पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग में इटली के राजनीतिक एकता का उदाहरण देते हुए लिखा कि जिस दिन पूरा भारत प्रेम, सद्भाव और सम्मान के 3 बंधनों से आपस में जुड़ जाएगा, उस दिन भारत की महानता पहचान ली जाएगी। तो ये भी एक कथन है इनका इसी पुस्तक में कि ए नेशन इन मेकिंग में, कि इनका कहना है कि जिस दिन पूरा भारत प्रेम, सद्भाव, सम्मान के 3 बंधनों से आपस में जुड़ जाएगा, उस दिन भारत की महानता पहचान ली जाएगी। अच्छा, इन लोगों की जो इस तरह की प्रक्रिया थी कि रिक्वेस्ट करना और अंग्रेजी न्यायप्रियता में विश्वास करना, इसको लेके देखेंगे कि कांग्रेस में ही आपस में एक हिसाब से असंतोष व्याप्त हो जाता है और कुछ नेता ऐसे निकलेंगे बाद में जो हम दूसरे चरण के रूप में पढ़ेंगे, जिसे हम गरमपंथी नेता के रूप में जानेंगे। तो उनमें से तिलक थे। तिलक ने इन चीज़ों की आलोचना की। तिलक ने आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, अर्थात आप लोग को जिस तरह मांगना, उनके प्रति झुकाव है, रिक्वेस्ट करना, पेपर लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना, अब मांगे ना माने जाना, एक प्रकार से आप भिक्षा मांग रहे हो, घुटने टेक दियो। और तिलक जी का यह भी कहना है कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है छुट्टियों का मनोरंजन है, अर्थात चापलूस थे। तो इनका ये मानना था, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी अधिवेशन होते हैं सब दिसंबर में होते हैं और या ईसा मसीह से संबंधित
जो होता था उसमें उस टाइम छुट्टियां हुआ करती थी, तो इसमें देखेंगे सब शिक्षित वर्ग के लोग शामिल होते थे। कोई वकील होता था, कोई सरकारी नौकरी करता था, कोई रिटायर कहीं से था। तो ये लोग क्या करते थे, इनको समय मिलता नहीं था तो दिसंबर में जाके बुलाते थे, तो जब छुट्टी होता था तो आते थे, 2-4 दिन अपना अधिवेशन जो भी होता था बोल के चले जाते थे। अच्छा, ये इंग्लिश में बोलते थे, क्षेत्रीय भाषा में बोलते भी नहीं थे, तो प्रॉब्लम ये भी थी। और साल भर में एक बार आते थे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट जनता पे पड़ने वाला नहीं था। तो आगे तिलक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति की उपमा किसने दी, तो यह तिलक जी ने दी। और तिलक की एक न्यूज़पेपर था केसरी, यह मराठी भाषा में, केसरी था और मराठी भाषा में पूछेगा केसरी किस भाषा में प्रकाशित होती थी, मराठी। तो मराठी में इन्होंने आलोचना करते हुए लिखा कि मेढक की तरह टर साल भर में एक बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओह, एक मिनट। हाँ, यहाँ देखिए, अब फिर तिलक के बारे में और चीज़ें हम जान लेते हैं कि इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। और एक पुस्तक था गीता रहस्य, दूसरी पुस्तक थी द आर्किटिक होम ऑफ बेदाज, और तीसरी पुस्तक थी रिवेट्स ऑफ द न्यू पार्टी। तो इन 3 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। और द आर्किटिक होम ऑफ द वेदाज यही ऐसी पुस्तक है जिसमें तिलक जी लिखते हैं कि, पुस्तक में तिलक जी लिखते हैं कि आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी माना, जो आर्य समाज है या आर्य जो थे उनको उत्तरी ध्रुव का निवासी माना। तो पूछेगा किस पुस्तक में इस बात का जिक्र है, तो आप इस बात को जान गए। और तिलक जी को देखना चाहेंगे तो एक बार हम आपको, तिलक जी बहुत ही महान व्यक्तित्व थे और इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपको बताएंगे आगे जब जब इनकी चर्चा होगी। और यहाँ देखिए तिलक जी थे, यहाँ देखिए लाला लाजपत राय लिखते हैं, अब जो गर्मपंथी नेताओं में थे, जो इनके अंदर असंतोष व्याप्त था, ये लिखते हैं इनकी कांग्रेस की आलोचना करते हुए कि हमें अपने मुंह को राजभवन की ओर से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ लेना होगा। ये लिखते हैं लाला लाजपत राय कि हम जो राजभवन की तरफ मुंह करके बात करते हैं उसको हम झोपड़ियों की, झोपड़ी मतलब इनका कहने का मतलब था कि हम आम जनता के तरफ मुंह करके बात करेंगे। तो इनका कहना था हमें अपने मुंह को राजभवन की ओर से हटाकर झोपड़ियों की ओर मोड़ना होगा। हम चाहते हैं कि हम सरकार से अपील करने हेतु अपना मुंह ना खोले, अपितु जन साधारण से अपील करने के लिए अपना मुंह खोले। तो इनका ये मानता था कि हम सरकार से जब हमारी बातें मान ही नहीं रही हैं तो उनसे उनको मनाने के लिए हम अपना मुंह क्यों खोलें। हम इससे बढ़िया है कि हम जन साधारण को अपने से जोड़ें और फिर अपने बातों को उन तक पहुँचाएँ। और आगे लिखते हैं कि बायकॉट, बायकॉट मतलब बहिष्कार, आंदोलन का सही मनोविज्ञान और यही आचार संहिता है, यही आचार संहिता है। फिर लाला लाजपत राय की आपको तस्वीर दिखा दें, ये लाला लाजपत राय हैं, इनकी तस्वीर हम लगाए हैं बगल में। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने लिखते हैं कि लाला लाजपत राय आगे लिखते हैं कि अपनी शिकायतों का निवारण करने और रियायतें पाने के लिए नरमपंथियों ने 20 वर्षों तक जो निरर्थक आंदोलन चलाया उनमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो ये सब कोटेशन है। देखिए इनका जो कहना है ये सब पूछता है कि किसने कहा कि 20 वर्षों तक निरर्थक आंदोलन चलाया गया और उसके बदले रोटियों के बजाय पत्थर मिला, तो यह लाला लाजपत राय का है। फिर इन्होंने बोला किसने कहा कि हमें राजमहल की तरफ मुख करके ना बात करना चाहिए बल्कि जनसाधारण की ओर अपने मुख को खोले, तो यह भी इन्हीं का है। ठीक है, फिर पूछेगा बायकॉट आंदोलन का यही मनोविज्ञान है, यही आचार संहिता है, तो ये किसका डट ये किसका कथन है, तो आपको लाला लाजपत राय जी का है। फिर लाला लाजपत राय ने आगे कांग्रेस अधिवेशन की आलोचना करते हुए इस अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला कहा। पूछेगा कि कांग्रेस के अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला किसने कहा, तो लाला लाजपत राय ने कहा। और आप देख रहेंगे उसमें सब शिक्षित लोग ही शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नरमपंथियों की नीतियों के चलते कांग्रेस के भीतर भी असंतोष उत्पन्न हुआ और इसी असंतोष ने गर्मपंथ या उग्रवाद को जन्म दिया। आप आगे चल के देखेंगे 1905 के बाद से एक गर्मपंथी नेता जो हैं इनकी विचारधारा बहुत तेज़ी से फैलेगी, युवाओं को भी और जनसंपर्क करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गर्मपंथी नेताओं में अगर बात करें तो लाल बाल पाल, अर्थात लाल बाल पाल मतलब हो गया कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष तथा बंकिम चंद्र चटर्जी एक गर्मपंथी नेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नरमपंथी नेताओं में हमने आपको बताया था गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, तो उसी प्रकार जब उन 4 नेताओं का हमने जिक्र किया था तो यहाँ पर भी आप 4-5 नेता का जो है नाम आप रटे रहिएगा
क्योंकि क्वेश्चन में पूछेगा गर्मपंथी नेता कौन है, नरमपंथी कौन नेता कौन है, या इनमें से 3 का नाम दे देगा, एक किसी को डाल देगा। तो इसको आप जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नरमपंथी नेताओं में कौन कौन शामिल थे? लाल बाल पाल, अरविंद घोष और बंकिम चंद्र चटर्जी, ये नेता शामिल थे। नरमपंथी नेताओं की आलोचना करते हुए तिलक अपने मराठी भाषा के समाचार पत्र केसरी में लिखते हैं कि हमारा परिश्रम किसी भी प्रकार से सफल नहीं होगा यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर करते रहेंगे। हमने आपको इसके बारे में आगे बताया था। तो ये कथन किन का है? तो ये आपका कथन जो है तिलक जी का है। तिलक जी आगे लिखते हैं कि तिलक नरमपंथी के नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी, और तिलक कांग्रेस अधिवेशन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन चापलूसों के सम्मेलन और छुट्टियों का मनोरंजन है। ठीक है, आपका इनको हम दर्शन करा देते हैं। ये हमारे तिलक जी हैं, और आगे चलते हैं हम। अब इनके बारे में थोड़ा क्या है, हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं और इनसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो तिलक जी की 3 पुस्तकें थी, उन 3 पुस्तकों का जिक्र आपको कर दिए थे। देखिए दरअसल क्या है ना कि 3 पुस्तकें जो हमने आपको बताई थी अभी ऊपर, वो 3 पुस्तकें हो गई। उसको रिपीट करने से केवल समय ही जाएगा। और 2 न्यूज़पेपर हैं, एक मराठा है जो अंग्रेजी भाषा में, एक केसरी है मराठी भाषा में। दरअसल क्या था कि इन न्यूज़पेपरों को बाद में तिलक ने अपने अंडर में लिया। इससे पहले इनके संपादक अलग अलग थे, इनके संपादक कोई और थे। तो पूछेगा मराठा का संपादक कौन था? तो पहले संपादक अगरकर हैं, और केसरी के संपादक कौन थे? पहले संपादक केलकर हैं। तो आप पूछेंगे कि सर कैसे याद किया जाए? तो देखिए अगरकर, सचिन तेंदुलकर, ये सब कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तो इनसे कर जो आता है शब्द में जोड़ लीजिए कि महाराष्ट्र से संबंधित होंगे। केसरी, केलकर, इसके संस्थापक देखिए, का से केसरी और का से केलकर, इस तरह आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाला लाजपत राय, पत्रिका है यंग इंडिया। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, लाला लाजपत राय के बारे में। तो इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया। सेफ्टी वाल का सिद्धांत इसी में इन्होंने दिया, बाद में आगे चल के आप देखेंगे। और इनकी 2 पुस्तकें थी, अनहैप्पी इंडिया, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। तो अनहैप्पी इंडिया, इन दोनों पुस्तकों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं या मिलान करने के लिए आ जाता है। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजनी थे, जो इटली से संबंधित थे। इटली में यंग इंडिया संगठन जो था, इसके बारे में इन्होंने पढ़ा, जाना, समझा, और इससे प्रभावित होकर ही इन्होंने यंग इंडिया समाचार या पत्रिका को मतलब प्रकाशित करना शुरू किया। और मेजनी के जीवनीकार कौन थे? तो देखिए यहाँ 2 बातें, राजनीतिक गुरु पूछेगा तो लाला लाजपत राय के, और मेजनी के जीवनीकार जो है विनायक दामोदर सावरकर है। इन्होंने ही मेजनी के जीवनी को लिखा। दरअसल क्या होता है ना कि मेजनी शब्द जैसे जुड़ता है तो दिमाग में आता है लाला लाजपत राय, लेकिन लाला लाजपत राय बस इनके राजनीतिक गुरु ही थे, लाला लाजपत राय के मेजनी। और मेजनी का लेकिन जो जीवनी लिखने वाला है विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने, फिर आगे बात देखते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने अपनी पुस्तक द सोल ऑफ इंडिया में कांग्रेस को याचना संस्था कहा। तो पूछेगा कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा? तो कांग्रेस को याचना संस्था जो है बिपिन चंद्र पाल ने कहा। और किस पुस्तक में कही? तो द सोल ऑफ इंडिया। तो द सोल ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? बिपिन चंद्र पाल की। इसी में इन्होंने कांग्रेस को याचना संस्था कहा। एक गर्मपंथी नेता थे, यहाँ पर हम इनका फ़ोटो लगाए हैं, आप देख सकते हैं, इनकी तस्वीर लगी हुई है। बिपिन चंद्र पाल, इनकी एक पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया, इसके बारे में बता दिए। इसी में याचना संस्था बिपिन पिन, जिससे देखो ट्रिक है कि आप पिन, जब पिन से किसी को आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं चुभाओगे, तो भाई देखो अगर आपसे ताकतवर नहीं होगा तो याचना करेगा कि ऐसा ना करिए। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी आगे लिखते हैं कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तो ये सब कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हों या आप देखेंगे बिपिन चंद्र पाल हों, ये सब गर्मपंथी नेता है। तो ये लिखते हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं पदों के भूखे हैं। और यह देखिए इनकी तस्वीर लगी हुई है, ये ठीक है, नहीं सॉरी, इनकी बंकिम चंद्र चटर्जी की तस्वीर हमने लगाई नहीं है, ये तो अरविंद घोष जी की है। तो आगे हम बढ़ते हैं, अरविंद घोष जी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अपने लेखन में अर्ध रहस्यात्मक ढंग से भारत को माता और राष्ट्रवाद को धर्म कहा।
तो पहली बात पूछेगा कि भारत को माता का दर्जा किसने दिया, तो यह अरविंद घोष ने दिया। और रहस्यात्मक ढंग से ऐसा इन्होंने कैसे कहा, इनके मन में कैसे विचार आया, अब यही जाने। लेकिन इसलिए इनको बोला जाता है अर्ध रहस्यात्मक ढंग से इन्होंने भारत को माँ कहा था और राष्ट्रवाद को धर्म कहा था। एक गर्म दल से संबंधित है। इनकी 2 पुस्तकें थी, लाइफ डिवाइन, मिलान करने के लिए पूछा जाता है लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, तो अरविंद घोष की। आइडियल ऑफ द ह्यूमन यूनिटी, ये भी इनकी एक पुस्तक है। कथन इसमें इनका कथन जो है कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। तो पूछेगा राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है, ये किसकी जो है कथन है, तो आप बताएंगे कि ये अरविंद घोष जी का है। आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिए, इंग्लैंड की संसद में सदस्य के रूप में चुने जाने वाले, यहाँ पर थोड़ा क्या हुआ है कि पेज आगे पीछे हो गए हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ देखिए, अब हम बात थोड़ा कर लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में, जो एक नरमपंथी नेता थे और समाज सुधारक भी थे, राजनीतिक क्रियाकलापों में बहुत एक्टिव होते थे। तो इनके पहले समाज सुधार के बारे में बात करेंगे। तो रहनुमा ए माज दायसान नाम से एक संस्था बनाई और इसकी स्थापना इन्होंने 1951 में किया। तो इस चीज़ को याद रखिए। इनके सहयोगी कौन थे, तो फरदौन जी नौरोजी, R.K. कामा। ऐसे शॉर्टकट में ही याद रखिए क्योंकि इनका आपको याद करने में आसानी होगी। तो फरदौन जी नौरोजी, R.K. कामा इनके सहयोगी थे। पत्रिका इनकी थी 1854 में, राप्त गुप्तार। अर्थ इसका होता है, गुप्तार का मतलब होता है सत्यवादी। तो राप्त गुप्तार इनकी एक पत्रिका थी, तो इस बारे में आप जानते रहिएगा। राजनीतिक क्रियाकलाप की बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी 1866 में। तो पूछेगा, हमने आपको इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और 1896 में देखेंगे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं रहमतुल्ला सयानी। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी थ्योरी को कांग्रेस, जो दादा भाई नौरोजी थे इनके धन निकासी थ्योरी दी थी और इस थ्योरी को कांग्रेस ने 1896 में जाके अपने कलकत्ता अधिवेशन में इसे स्वीकार कर लिया। तो पूछेगा कि कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी की धन निकासी थ्योरी जो दी थी उसको कब स्वीकृत प्रदान की, तो 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रदान की। उसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिए। और सर्वप्रथम राष्ट्र गीत गाया गया तो यही 1896 में है कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रगीत गाया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर होता है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। राष्ट्रगीत के बारे में आपको बता देते हैं। इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा और आनंद मठ में इसको लिखा गया, इनकी एक पुस्तक थी। और 1896 में अधिवेशन में इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। 1896 के अधिवेशन में इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। तो पूछेगा कलकत्ता के अधिवेशन में जो 1896 में हुआ था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ में लिखी गई थी, इस राष्ट्रगीत को किसने गाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसकी गायन अवधि जो होती है वह 65 सेकेंड होती है। 3 बार अध्यक्ष रहे कौन, दादा भाई नौरोजी। आप देखेंगे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। या क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन रहे, तो दादा भाई नौरोजी रहे। हालांकि पंडित नेहरू भी 3 बार अध्यक्ष रहे, लेकिन अब इनको ही सर्वाधिक बार अध्यक्ष रहने का, अगर ये दोनों में से किसी का नाम आता है तो आप किसी को चूज कर लीजिएगा, वैसे दोनों एक साथ नहीं देगा। कब कब रहे हैं, 1886 में, 1893 और 1906 में, ठीक है। नोट में देखिए सर्वाधिक बार दो लोग हुए थे, यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सर्वाधिक बार जो है कांग्रेस के अध्यक्षता जो है 2 लोगों ने की थी, एक नौरोजी ने और एक पंडित नेहरू जी ने। सर्वाधिक समय तक पूछेगा, लेकिन यहीं पर नोट कर लीजिए, सर्वाधिक बार अलग बात होती है और सर्वाधिक समय मतलब कितना, सबसे ज़्यादा समय तक किसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो या अबुल कलाम जी हैं, जो 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन होता है, उसके बाद 46 तक करते हैं। आप पूछेंगे सर इतना ज़्यादा टाइम तक कैसे रह गए, तो इसके बाद से कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था, तो जनरली ये अध्यक्ष चुने गए थे, तब से अध्यक्ष यही बने रह गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जो पेज छूटे थे, हाँ यहाँ बातें,
इंग्लैंड की संसद में सदस्यता के रूप में सदस्यता पाने वाले या ये सदस्य के रूप में चुने गए थे, और यह ऐसे पहले एशियाई या भारतीय व्यक्ति थे जो इंग्लैंड की संसद में सदस्य के रूप में चुने गए। कब चुने गए थे? तो 1892 ईस्वी में ये चुने गए। किस दल से चुने गए थे ये पूछेगा तो उदारवादी या लिबरल पार्टी, जैसे अपने यहाँ होता है ना समाजवादी पार्टी है, फला पार्टी है, तो वैसे वहाँ एक पार्टी थी लिबरल पार्टी जिसे उदारवादी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी से इन्हें टिकट मिला और ये 1892 ईस्वी में ये चुने गए। इनकी एक पुस्तक है इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये कब प्रकाशित हुई? तो 1901 में। पूछेगा कि दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है इंडिया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ये कब प्रकाशित हुई? तो 1901 में। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आगे बात करते हैं। इनके बारे में जितनी बेसिक जानकारी आपको देनी थी कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमने आपको दे दी। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात कर लें तो ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो पूछेगा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। पुस्तक है इनकी, एक पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। तो ये किसकी पुस्तक है? ऐसा मत सोचिए ये गोपाल जी की पुस्तक है, ये पुस्तक है गांधी जी की, और गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी थी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, और आगे लिखते हैं, आगे इनके बारे में जानते हैं। गोखले रनाडे को अपना गुरु मानते थे। देखिए गांधी जी गोखले को गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे, और गोखले जी है रनाडे को अपना गुरु मानते थे। संगठन इनका क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले का संगठन जो था वह सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इनकी जो है एक संगठन था, और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1905 में होती है। स्थान होता है पूना। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में होती है, पूना में होती है। इसके संस्थापक सदस्य जो थे MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसको हम ये संस्थापक सदस्य है, इसको याद रखिएगा, और याद करने का सही तरीका MBA, और M से हो गया MC सीतलवाड़, B से हो गया BN राव, और A से अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। 1913 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में गोखले ने भारत में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया था। तो गोखले ने देखिए शिक्षा के प्रति भी बहुत अच्छे काम करने का प्रयास किया, और 1913 में देखेंगे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में गोखले जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत करते हैं, किंतु जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव से यह पारित नहीं हो चुका, क्योंकि जो अंग्रेज थे अब इन्होंने कहा कि निःशुल्क शिक्षा ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, तो जॉर्ज क्लार्क के प्रभाव से यह पारित नहीं हो सका। तो इस बारे में जानकारी रखे रहिएगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फिरोज शाह मेहता के बारे में। तो फिरोज शाह मेहता के बारे में जान लें। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं नरमपंथी नेताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने देखिए जो बेसिक जानकारी है उसको प्राप्त करने दादा भाई नौरोजी के बारे में, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, अब फिरोज शाह मेहता। तो बस इनका एक इम्पॉर्टेंट है कि इनकी एक पत्रिका थी, बॉम्बे क्रॉनिकल के ये संपादक थे। बॉम्बे क्रॉनिकल इनकी एक पत्रिका थी और इसके संपादक थे। यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं इनकी एक पत्रिका है, बंगाली या अंग्रेजी भाषा में होती थी। तो बंगाली किस भाषा में इनकी पत्रिका थी? अंग्रेजी भाषा की। और इनकी एक पुस्तक है, इनके बारे में बेसिक जानकारी हम आपको बता दिए, लेकिन इनकी एक पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग। हम जब आपको स्टेटमेंट इन लोगों का बता रहे थे तो उनमें हमने बताया था कि ए नेशन इन मेकिंग इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारा प्रथम चरण समाप्त हो जाएगा। हम कल से द्वितीय चरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों मित्रों या जितने भी लोग हैं, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिल सके और इस कंपटीशन में जल्दी से आदमी नौकरी ले और घर को जाए और अच्छे से एंजॉय करे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लाइफ को। बाकी आपसे यही कहना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं हम आपको एक ही जगह ला के दे रहे हैं, भटकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा रहा हूँ तो ये मत सोचिए मैं बीच में छोड़ दूँगा, मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगा।
और आगे जैसी भी आप लोगों की मांग रहेगी एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में, तो हम वैसा काम करेंगे और आपको वो चीज़ों का हल देंगे। ठीक है, अब इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।